नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 32 जिसका नाम है स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं प्राथमिक उपचार की। प्राथमिक उपचार से मतलब क्या होता है? तो देखिए, प्राथमिक उपचार होता है जब कोई चोट लग जाती है, कोई व्यक्ति घायल हो जाता है, कोई भी ऐसी स्थिति आ जाती है, हड्डी टूट गई, कोई चोट लग गई, बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो रहा है, डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलन की प्रक्रिया हो गई है अगर, तो ऐसी प्रक्रिया में डॉक्टर के ले जाने से पूर्व एक छोटा सा जो उपचार दिया जाता है उसको कहा जाता है प्राथमिक उपचार। डॉक्टर चिकित्सा पाने से पूर्व दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति अथवा अचानक रोगग्रस्त व्यक्ति की तत्काल क्या की जाती है, देखभाल की जाती है। उसको अपन क्या कहते हैं, प्राथमिक उपचार कहा जाता है। तो डॉक्टर के उपचार करने से पूर्व ही दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अगर छोटा मोटा जो उपचार दिया जाता है जो हम उस टाइम कर सकते हैं उसको क्या कहा जाता है, प्राथमिक उपचार कहा जाता है। अगर हम एक उदाहरण की बात करें, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसके बहुत ज्यादा किसी भी कारणवश उसके जो है रक्तस्राव हो रहा है, तो हम एक पट्टी बांधकर उस रक्तस्राव को रोक सकते हैं। वो आपके प्राथमिक उपचार हुआ। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए किसी की नाक से खून बह रहा है, नक्सीर आ गई है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति को सीधा लेटा सकते हैं। प्राथमिक उपचार के उपरांत डॉक्टरी चिकित्सा की सहायता अवश्य लेनी चाहिए। वैसा नहीं है कि प्राथमिक उपचार दे दिया तो डॉक्टर के पास जाए ही नहीं, डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए प्राथमिक उपचार के पश्चात। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ किसकी, प्रघात की यानी कि शॉक की। आघात लगने पर व्यक्ति को धक्का अथवा प्रघात लगता है और वह पीला पड़ जाता है, वह थका हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी को शॉक लग गया एकदम से तो उसका पूरा शरीर पीला पड़ जाता है। प्रघात के समय निम्नलिखित प्राथमिक उपचार जो है वो सहायक होते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या उपचार हम किसी व्यक्ति को दे सकते हैं? तो देखिए, पीड़ित व्यक्ति को लिटाकर टांगे कुछ ऊपर कर दे, उसने जो कपड़े पहन रखे हैं उसके उन वस्त्रों को क्या कर देना चाहिए, ढीला कर देना चाहिए और शरीर उसका कंबल से ढक देना चाहिए। पीड़ित व्यक्ति को शांत रखना चाहिए। यदि मुंह सूखा प्रतीत हो तो स्वच्छ भीगे हुए कपड़े के टुकड़े को उसको क्या करने देना चाहिए, चूसने देना चाहिए। डॉक्टर को तत्काल बुलाना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि सारे ही जो उपचार है वो खुद ही किए जा रहे हैं, डॉक्टर को कोई खबर ही नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को लिटाकर सबसे पहले आप डॉक्टर को सूचना दें और जो प्राथमिक उपचार आप वहां पर कर सकते हैं, उस व्यक्ति की देखभाल जो कर सकते हैं वो आपको वहां पर करनी चाहिए। दूसरा देखिए, अत्यधिक रक्तस्राव। मान लीजिए किसी भी वस्तु से लग गई है या किसी बाइक से एक्सीडेंट हो गया है, किसी भी स्थिति में कोई जो व्यक्ति है दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति, उसको वहां पर क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में खून निकल रहा है, तो आप कपड़ा बांध सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि रक्तस्राव रुकने के पश्चात डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। अगर किसी लोहे की वस्तु से लगा है तो हमें टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। अत्यधिक रक्तस्राव की दशा में निम्नलिखित प्राथमिक उपचार जो है वो उपयोगी है। रक्तस्राव को रोकने के लिए चोट अथवा घाव पर विसंक्रमित कपड़ा या रुमाल रखकर अपने अंगूठे से दबाना चाहिए, जिससे रक्तस्राव क्या हो जाए, रुक जाए। पीड़ित व्यक्ति को लिटाकर चोट के स्थान को ऊंचा करके रखे ताकि जो रक्तस्राव है वो आपके क्या हो जाए, कम हो जाए, खून बहना बंद हो जाए। तो जिस स्थान पर लगी है उसको थोड़ा सा क्या कर दे, ऊंचा कर दे। चिकित्सक को बुलाया जाए। तो हर एक दुर्घटना में ये तो करना ही है कि जो डॉक्टर है उसको तो बुलाना ही है, खुद ही डॉक्टर नहीं बनना है। नेक्स्ट देखिए, नाक से रक्त निकलना। नक्सीर हो जाती है कभी कभी, बहुत ज्यादा जब गर्मी बढ़ जाती है तो क्या होता है कि नाक से खून बहने लगता है, उसको कहा जाता है नक्सीर। तो जो पीड़ित व्यक्ति है उसको बैठाना चाहिए और उसको सीधा लिटा देना चाहिए। ठंडा कंप्रेस नाक पर दबाएं। खून निकलना बंद न होने पर चिकित्सक से पूछना चाहिए कि हम इसके लिए क्या
कर सकते हैं। तो ये शरीर में जब गर्मी बढ़ जाती है तो उसकी वजह से नाक से भी खून बहने लगता है। आगे देखिए, निर्जलन यानी कि डिहाइड्रेशन। निर्जलन, जब शरीर के अंदर पानी की मात्रा कम हो जाती है। अब हमें पता है हमें जिंदा रहने के लिए किसकी आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है। वही हमारे शरीर के अंदर अगर कम हो जाता है तो उस स्थिति को कहा जाता है क्या, निर्जलन। तो डिहाइड्रेशन में क्या होगा, शरीर के स्त्रावों का अत्यंत अधिक निष्कासन, जो शरीर से स्त्राव हो रहा है वो अगर बहुत ज्यादा मात्रा में हो, अथवा निर्जलन के कारण अधिक सिर दर्द होता है। जब आप पानी नहीं पीते हो तो आप महसूस करोगे कि आपके सर में दर्द होने लगता है, आपका शरीर थका थका रहता है, आप में ऊर्जा नहीं रहती काम करने की। दिल मिचलाना अथवा बेहोश हो जाना संभव है। अत्यधिक निर्जलन जानलेवा भी हो सकता है। अब कई लोग जो है बहुत ही कम पानी पीते हैं तो उसकी वजह से उनको स्टोन वाली प्रॉब्लम भी हो जाती है ना, पत्थर पड़ जाते हैं, अपन कहते हैं ना पत्थर पड़ गए इसके शरीर में, स्टोन हो जाता है। आगे देखिए, अल्प व सीमित निर्जलन होने पर पीड़ित में मूत्र त्याग कम हो जाता है। जब कोई पानी नहीं पिएगा तो उसका जो किडनी है, उसकी जो वृक है, वो कैसे उस रक्त को फिल्टर करके यूरिन को, मूत्र को बाहर निकालेगी। तो मूत्र बनाने के लिए पहले तो पानी पीना आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति पानी ही नहीं पी रहा है, कम मात्रा में पानी पी रहा है, तो मूत्र त्याग नहीं होगा। मुंह के भीतर सूखा व चिपचिपा, प्यास, डूबी आंखें, चंचलता व चिड़चिड़ापन जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अधिक निर्जलन के लक्षण क्या होते हैं, अगर बहुत ही आपके निर्जलन की दिक्कत हो गई है यानी कि डिहाइड्रेशन हो गया है तो उसकी वजह से बुखार भी आ सकता है, प्रघात व बेहोशी भी हो सकती है, लघु अथवा बिल्कुल मूत्र त्याग नहीं। अब अगर आपने देखा हो कई कई मूवीज में ऐसा होता है ना कि करवा चौथ का फास्ट रखती है महिलाएं और सुबह से पानी नहीं पीती है तो शाम को चांद देखने से पहले पहले ऐसे बेहोश होकर गिर जाती है। तो वो किसकी वजह से होता है, डिहाइड्रेशन, निर्जलन की वजह से ही होता है। मूत्र त्याग नहीं द्रुत परंतु क्षीण नाड़ी व अंत में मृत्यु भी हो सकती है अगर बहुत ज्यादा ही निर्जलन हो गया है तो। अत्यधिक गर्मी सहना, अत्यधिक शारीरिक क्रियाकलाप, जल सेवन की कमी, बार बार उल्टियां आना, दस्त, संक्रमित उदर व आंतों में निर्जलन अथवा डिहाइड्रेशन के कुछ कारण होते हैं। अब देखिए, अगर बात करें यहाँ पर कि किसी व्यक्ति को क्या हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, दस्त हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके शरीर के अंदर पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, कम। अब पानी की मात्रा कम होने का मतलब क्या है, यहाँ पर निर्जलन हो गया है यानी कि डिहाइड्रेशन हो गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, उस व्यक्ति को ORS का घोल दिया जाता है ना। इसको अपन कहते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्वेंट। तो यहाँ पर ORS का घोल दिया जाता है जिससे उसके शरीर में पानी की मात्रा को नियमित किया जा सके। या फिर क्या किया जाता है, नमक और चीनी का घोल दिया जाता है। किसका, नमक चीनी का घोल दिया जाता है। धीरे धीरे करके हर थोड़ी थोड़ी देर में उसको नमक चीनी का पानी पिलाया जाता है। देखिए, निर्जलन से पीड़ित व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा ORS अथवा नमक चीनी का घोल थोड़ी थोड़ी देर बाद पिलाते रहना चाहिए जिससे उसके शरीर के अंदर निर्जलन नहीं हो और पानी की मात्रा नियत हो सके। ORS बनाने के लिए 1 चम्मच चीनी व 1 चुटकी नमक को 200 मिलीलीटर पानी में डालकर भली प्रकार घोल ले और उसको घोलकर हर थोड़ी थोड़ी देर में उस व्यक्ति को देना चाहिए। ORS के पैकेट भी सब सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में निशुल्क उपलब्ध होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर की सलाह भी आपको लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि खुद ही के तरीके से सारी चीजें करते रहे। अगर आपको लगता है कि डिहाइड्रेशन अभी भी है, निर्जलन अभी भी है, सही नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आगे देखिए, पशु का काट लेना। अगर बात करें यहाँ पर कि मान लीजिए किसी बच्चे को, कोई बच्चा खेल रहा है और उसको किसने काट लिया है, कुत्ते ने काट लिया है। अब कुत्ते के काटने की वजह से उसको क्या हो सकता है, रेबीज हो सकता है। इस रेबीज का दूसरा नाम क्या होता है, हाइड्रोफोबिया।
क्या नाम होता है इसका? हाइड्रोफोबिया। रेबीज के काटने पे क्या होता है कि धीरे धीरे लक्षण दिखाई देने लगते हैं और थोड़े दिनों में ऐसा होता है कि जो रेबीज से ग्रसित व्यक्ति होता है वो पानी से डरने लगता है। तो हाइड्रो का मतलब क्या होता है? पानी। फोबिया का मतलब होता है डर। हाइड्रो का मतलब क्या है? पानी, और फोबिया का मतलब है डर। तो जो रेबीज से ग्रसित व्यक्ति होता है वो पानी से डरने लगता है, इसीलिए अपन इसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। ये आपके किसी भी पशु के काटने की वजह से हो सकता है। इसीलिए अगर कोई कुत्ता आपको काट लेता है तो आपको तुरंत अपने माँ बाप को बताना चाहिए और आपको कौन सा टीका लगवाना चाहिए, इस रेबीज के लिए जो टीका है वो लगवाना चाहिए। देखिए, किसी पशु के काट लेने पर स्थिति कभी कभी क्या हो जाती है? गंभीर हो जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं तो थोड़े दिन पहले मैंने एक न्यूज़ देखी थी, इंस्टाग्राम के ऊपर चल रहा था ये, कि एक जो बच्चा है 10-12 साल का बच्चा था, उसको किसी जो पड़ोसी है उसके कुत्ते ने काट लिया। अब उसने डर की वजह से घर पे बताया ना कि पापा मम्मी और पीटेंगे। अब क्या हुआ, उसने जो है छुपा लिया इस चीज को। धीरे धीरे उसके अंदर लक्षण प्रकट होने लगे और वो इतना ज्यादा हो गया इन्फेक्शन उसके अंदर कि वो जो लास्ट में बच्चा है वो उसकी डेथ हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसी चीजों को छुपाना नहीं चाहिए। कर्तन के स्थान को भली प्रकार साबुन व जल से धो डालें, उस पर ढीली पट्टी बांधनी चाहिए। कुत्ते के काटने पर रेबीज प्रतिरोधक इंजेक्शन लेना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है जो कुत्ता है उसके जो जब वो काट रहा है तो उसके मुंह के अंदर क्या हो, इस रेबीज का जो वायरस है वो हो, क्योंकि जो रेबीज है वो आपकी क्या है? वायरस जनित रोग है, विषाणु से होने वाला रोग है। सरकारी अस्पताल अथवा योग्य चिकित्सक से यदि वह कुत्ते में रेबीज के लक्षण है या नहीं 1 सप्ताह तक नजर रखनी पड़ती है। तो आप यहाँ पर अस्पताल और डॉक्टर के थ्रू जो उस व्यक्ति है जिसको कुत्ते ने काटा है उस पर क्या रखवाए? नजर रखवाए। आगे देखिए, मधुमक्खी के काटने पर किसी भी धारदार वस्तु से उसका डंक निकाल देना चाहिए। हल्के अमोनियम के घोल अथवा बेकिंग सोडा व पानी के लेप से दर्द व खुजली क्या होती है? कम होती है। आपने देखा होगा कि घर में आपको ततैया काट जाता है या फिर कोई मधुमक्खी काट जाती है, तो आप जल्दी से कोई लोहे की वस्तु को घिस के उसके ऊपर लगाते हो जिससे वो जो डंक है वो आपको लगे नहीं, है ना? देखिए, जलना, तो अगर आप जो है किसी भी परिस्थिति में ऐसी में आ गए हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो जल गया है, तो जो जला हुआ व्यक्ति है उसके ऊपर पानी गिराना चाहिए जिससे जो ऊतक है वो आपके ज्यादा फैले नहीं। देखिए, जले हुए अंग को प्राथमिक उपचार घाव की मात्रा पर निर्भर है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा जल गया और तुम पानी डालने लग रहे हो, उसको तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। उपचार के दौरान जले हुए स्थान को ठंडे पानी में तत्काल डालने पर दर्द व ऊतक का विगड़ाव क्या हो सकता है? कम हो सकता है। लेकिन जलने पर तुरंत जो है उसको किसके पास लेकर जाना चाहिए? डॉक्टर के पास। पानी को पोंछने के बाद असंक्रामक कपड़े अथवा बैंडेज से पट्टी बांधे। यदि कोई फफोला बनता है तो उसे फोड़े नहीं उस पर कुछ लगाएं। तृतीय स्तर का जलना चर्म के तलिए भाग को नष्ट कर देता है। ऐसी स्थिति में स्वच्छ तौलिए से ढककर पीड़ित व्यक्ति को तुरंत अस्पताल लेकर जाएं। अगर कम जला है तो अपन ये उपचार कर सकते हैं कि उधर पानी से धोए, उसको पानी डाल दे उसके ऊपर ठंडा, तौलिए या कपड़े से उसको क्या कर देना चाहिए? ढक देना चाहिए। लेकिन अगर बहुत ज्यादा कोई व्यक्ति जल गया है तो हम उसको कपड़े से ढककर तुरंत कहाँ लेकर जाना चाहिए? डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। क्यों उसको कपड़े से ढकना चाहिए? क्योंकि देखो, जब व्यक्ति जल जाता है तो जो चर्म का स्तर है यानी कि त्वचा का स्तर है वो जल जाता है। अब जब आकर उसको खुले में लेकर जाएंगे तो हो सकता है जो वायु में उपस्थित जीवाणु या विषाणु है या कोई भी रोगाणु है वो उसके शरीर में आ जाए, क्योंकि हमारी जो चर्म होती है यानी कि हमारी जो स्किन होती है वो हमें प्रतिरक्षा देती है, जन्मजात प्रतिरक्षा जिसको अपन कहते हैं, कि कोई भी रोगाणु हमारे शरीर के अंदर एंटर नहीं कर पाए। क्लियर? आगे देखिए, रासायनिक पदार्थ जैसे कि अम्ल व क्षार भी चमड़े को जला देते हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें ना प्रबल अम्लों की, तो जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है आपके पास, H2SO4, नाइट्रिक एसिड है HNO3, आपके HCl है। अगर इनको सांद्र मात्रा में ले लिया जाए तो ये आपके क्या कर सकते हैं? आपकी स्किन को जला सकते हैं।
तब 10 मिनट तक जले हुए स्थान को स्वच्छ पानी से अच्छी तरह धोते रहना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि केमिस्ट्री की लैब में काम करते वक्त आपके हाथ के ऊपर कोई, वैसे तो ग्लव्स पहन के ये सारे काम करने चाहिए, अगर आपके हाथ के ऊपर कोई एसिड गिर गया है, कोई अम्ल गिर गया है, तो आप तुरंत क्या करें, अपने हाथ को एक टैप वाटर के नीचे, नल के नीचे रख दें और कंटिन्यू उस पे क्या करना चाहिए, पानी का बहाव देना चाहिए। क्लियर? आगे देखिए, अगर फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डी टूट, फ्रैक्चर का मतलब क्या है, हड्डी का टूटना। तो हड्डी का टूटना और हड्डी का विस्थापन, अगर मान लीजिए कि हड्डी जो है किसी भी कारण से एक से दूसरी जगह खिसक गई है, तो फ्रैक्चर हड्डी के टूटने को कहते हैं। हड्डी का टूटना ही आपके क्या कहलाता है, फ्रैक्चर कहलाता है। अपने स्थान से हड्डी के विच्युत होने को डिसलोकेशन कहा जाता है या उसे स्थान भ्रंश कहा जाता है। अगर टूट गई है तो वो आपके फ्रैक्चर है, अगर अपनी जगह से हिल गई है तो उसको डिसलोकेशन कहते हैं। लक्षण स्वरूप दर्द होगा, नरमाई व उस स्थान पर सूजन के अतिरिक्त संबंधित शारीरिक अंग का हिलना डुलना भी क्या हो जाता है, थम जाता है। कई क्या होता है, लोग क्रिकेट खेलते हैं तब उनकी हड्डियां टूट जाती है, या फिर किसी एक्सीडेंट में उनकी हड्डियां टूट जाती है, तो आपने देखा होगा उनके प्लास्टर बन जाता है। प्लास्टर क्यों बनता है, उन हड्डियों को वापस अपने नियमित स्थान पर लाने के लिए, उनको जोड़ने के लिए। देखिए, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, पीड़ित व्यक्ति को तब तक न हिलाएं डुलाएं जब तक कि योग्य चिकित्सक का बंदोबस्त न हो। तो फटाफट डॉक्टर को कॉल करें और उसको बुलाएं। और जो भी आपका, जिस भी जगह से हड्डी टूटी है, उस स्थान को क्या कर दे, उसके नीचे कोई सपोर्ट लगा दे। स्प्लिंट या खंपची लगाकर ही पीड़ित व्यक्ति को अपने स्थान से उठाकर दूसरी जगह लेकर जाएं। स्प्लिंट या खंपची टूटी हुई हड्डी को क्या देता है, सहारा देता है। इसे बनाने के लिए एक लकड़ी के टुकड़े या फुट रूल पर कपड़ा लपेटकर गद्दी बनाइए। टूटी हुई हड्डी के बिल्कुल नीचे रखकर क्या कर दे, बांध दे। ऐसे सपोर्ट की तरह जो काम कर सके उसको इस तरीके से रख के बांध दे, और जो वो कपड़ा है उसको ऐसे गले में लटका दिया जाता है। आपने देखा होगा अगर किसी के हाथ में हड्डी टूट जाती है तो। यदि गर्दन अथवा रीढ़ की हड्डी पर चोट लगी है तो बिल्कुल न हिलने दे, चिकित्सक को जल्द बुलवाएं, क्योंकि गर्दन और आपकी रीढ़ की हड्डी किससे संबंधित है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। क्यों? क्योंकि गर्दन के इधर आपके क्या होता है, यहाँ पीछे की साइड आपके जो है सेरिबेलम, जिस अपना मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिसको अपन क्या कहते हैं कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क का पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। कौन? आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा। वो जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है वही आगे जाके किससे जुड़ता है, मेरु रज्जु से। अब हमारे शरीर में सारी सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है, किसी भी क्रिया के प्रति जो प्रतिक्रिया आती है वो मस्तिष्क का मेरु रज्जु से ही आती है। तो ये जो है आपस में जुड़े रहते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी में ही मेरु रज्जु उपस्थित है, तो हमारा जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्रभावित हो सकता है। इसीलिए अगर गर्दन और मेरु रज्जु में आपके चोट लगी है, तो रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को बुलाना चाहिए। क्लियर? तो ये है क्या आपके प्राथमिक उपचार के बारे में कुछ जानकारी, कि अपन डॉक्टर के ले जाने से पहले अगर कोई व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हुई है तो उसको कैसे जो है एक छोटा उपचार दिया जा सकता है डॉक्टर के आने से पूर्व। क्लियर? अगर आपको क्लास पसंद आई है तो फटाफट से आप इस क्लास को लाइक कीजिए। जो भी आपके डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।